कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इंटरनेट पे मल्टी ज़ॉम्बी पैकेज सर्च किया। सामने से दुकानदार ने बिना समय गंवाए ढेर सारी तस्वीरें भेज दी। कोई लॉली टाइप, कोई हाई लेवल, तो कोई ठंडी बॉडी वाली। साथ में एक मैसेज भी आया, आपको कौन सा चाहिए। लड़के ने अपना मोबाइल बैलेंस चेक किया और कुछ पल सोचने के बाद धीरे से टाइप किया, सबसे सस्ता वाला, धन्यवाद। तस्वीरों में से उसे एक शांत चेहरे वाली, सबसे कम खतरनाक और सबसे सस्ती ज़ॉम्बी सही लगी। उसे देखकर उसने राहत की सांस ली। कम से कम ये संभालने लायक तो लगेगी। लेकिन किसे पता था कि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। सिर्फ एक हफ्ते बाद ही दुकानदार का घबराया हुआ फोन आया, सॉरी, गलती से आपको 1000 साल पुरानी ज़ॉम्बी साम्राज्य भेज दी गई है। क्या आप उसे वापस करना चाहेंगे? आप अभी जिंदा है ना? वो जवाब देने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका फोन छीन लिया। पीछे खड़ी एक लाल आंखों वाली औरत ने उसकी गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो उसके कान के पास झुकी और अपने नुकीले दांतों से हल्का सा काटते हुए बेहद नरम आवाज में बोली, मुझे वापस कर दोगे? क्या सच में कर पाओगे? उसकी आवाज में अजीब सा सुकून भी था और डर भी। उसी दिन की बात थी जब उसने दरवाजा खोला था। डिलीवरी बॉय पसीने में भीगा हुआ एक बड़ा, लगभग 2 मीटर लंबा बॉक्स अंदर रखकर हंसते हुए बोला, क्या मंगाया है भाई? लड़का थोड़ी झेप के साथ मुस्कुराया, उसे पानी दिया और फिर बॉक्स खोलने लगा। कई परतें हटाने के बाद उसके अंदर एक लाल रंग का ताबूत दिखाई दिया। ताबूत से हल्की सी चंदन जैसी खुशबू आ रही थी जो माहौल को और भी अजीब बना रही थी। निर्देशों के अनुसार उसने ताबूत पर सिंदूर से कुछ चिन्ह बनाए और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। अंदर एक युवती लेटी हुई थी, प्राचीन कपड़ों में सजी हुई। उसका चेहरा बेहद गोरा, शरीर लंबा और पतला और उम्र मुश्किल से 18-19 साल की लग रही थी। वो कुछ पल झिझका, फिर धीरे से उसने उसके गाल को छुआ। अगले ही पल उसकी पलकों में हलचल हुई और फिर उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल होकर खुल गई। उसका चेहरा पल भर में डरावना हो गया। जैसे साबित करा कि आंखें खोली, उसने अपने ठंडे हाथों से उसे पकड़ लिया और सीधे गले लगा लिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम मेरे पति हो? उस पल लड़के का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक कैसे हो गया। असल में ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ था। शुरुआत में उसके घर की लाइट अजीब तरह से झिलमिलाने लगी थी, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। कभी कभी अचानक टक की आवाज आती जिससे वो डरकर उछल पड़ता, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो जाता। फिर दीवारों के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो रात भर सो नहीं पाता था। कई बार तो वो दीवार से ही बोल देता, भाई सुबह होने दे, ऐसे नहीं सो पाऊंगा। कुछ देर के लिए शांति हो जाती, लेकिन फिर बच्चों की हंसी जैसी आवाजें गूंजने लगती और वो डरकर बनकर कंबल में छिप जाता। अगर वो घर उसके काम के पास न होता, सस्ता न होता और उसके पास पैसे होते तो वो कब का उसे छोड़ चुका होता। लेकिन हालत तब और खराब हो गई जब बाथरूम में बालों का ढेर निकलने लगा और पाइप जाम हो गया। तब मजबूर होकर उसने एक दूर के रिश्तेदार से संपर्क किया जो इन चीजों के बारे में जानता था। उसी ने उसे एक ऑनलाइन दुकान के बारे में बताया जहां ऐसी समस्याओं का समाधान मिलता था और वहीं से उसने ये ज़ॉम्बी मंगाई थी। अब वो सोफे पर बैठा था, दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके सामने बैठी वही लड़की जिसका नाम लियू रुयान था धीरे से बोली, क्या मैं तुम्हें ऐसा कर रही हूँ? उसके नुकीले दांत हल्के से दिख रहे थे, उसके हाथ भी कांप रहे थे। कृपया मुझे वापस मत करना, मैं गायब नहीं होना चाहती। वो दिखने में किसी खतरनाक ज़ॉम्बी जैसी नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की जैसी लग रही थी। लड़के ने खुद को संभालते हुए उसे दूध देने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दांतों की चमक देखकर उसे याद आया, वो एक ज़ॉम्बी है, शायद उसे खून चाहिए। माहौल और भी अजीब हो गया। तभी अचानक लाइट फिर से झपकी और अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक उठीं। अगले ही पल वो तेजी से उसके पास आई और उसके सीने से चिपक गई। उसके ठंडे बाल उसकी गर्दन को छू रहे थे। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब लाइट वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा भूत था। वो उसे पकड़कर गुस्से से देख रही थी। उसके नाखून उस छोटे भूत के शरीर में धंसे हुए थे। वो छोटा भूत रोते हुए बोला, माफ कर दो, मैं बस अकेला था, डराना नहीं चाहता था। लड़का कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? इसे मारूं या छोड़ दूं? उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, इसे न्याय के लिए छोड़ दो। वो मान गई। छोटा भूत राहत की सांस लेकर तुरंत गायब हो गया। फिर उसने मासूम नजरों से उसकी तरफ देखा। अब तो मुझे वापस नहीं करोगे? लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस रात उसने उसे कंबल दिया और ताबूत को लिविंग रूम में रख दिया। लेकिन जैसे ही वो सोया, उसे अचानक ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर को जकड़ रहा हो, उसके बाल चेहरे पर लिपट रहे हो और उसकी सांस रुक रही हो। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। और अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। फिर वही लड़की उसके पास आई। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ और बेहद शांत आवाज में बोली, सो जाओ, मैं यहीं हूँ। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था और उसी सुकून के साथ औरत की उस कोमल सांत्वना के बीच वो धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया। लेकिन अगली सुबह वो अचानक घबरा कर जाग उठा। हवा में अजीब सी काली धूल तैर रही थी। वो एक पल के लिए जड़ हो गया। ये क्या है? बिना देर किए वो उठा और खिड़की का पर्दा खींच दिया। जैसे ही सुबह की धूप कमरे में फैली, वो सारी काली धूल पल भर में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो वहीं खड़ा सोचता रह गया, कल रात आखिर हुआ क्या था? कुछ देर बाद उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर लियू रोयान पहले से जाग चुकी थी। वो अपने लाल ताबूत के अंदर बैठी थी,
उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी गोरी त्वचा का एक हिस्सा झलक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र लड़के पर पड़ी, उसकी उनींदी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, सुप्रभात शाओदाई। फिर वो उठी और अपने शरीर को स्ट्रेच करने लगी। उसके जोड़ों से टक टक की आवाज़ आई। ये देखकर वो चौंक गया। आखिर उसकी उम्र सच में कितनी है? कुछ देर बाद लियू रुयान जमीन पर बैठकर उसे जूते पहनते हुए ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में साफ जिज्ञासा थी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने सहज स्वर में जवाब दिया कि घर का टॉयलेट खराब है, इसलिए नीचे सार्वजनिक शौचालय जा रहा है। लेकिन वो तुरंत बोली, वो ठीक है, मैंने जाकर देखा है, वहाँ की भूतनी भी गायब हो गई है। उसने आधा विश्वास आधा शक लेकर वहाँ जाकर देखा और सच में वहाँ कुछ भी नहीं था। बस फर्श पर कुछ काली राख जैसी चीज पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अपने कमरे में देखी थी। अब उसका शक और गहरा हो गया। आज सोमवार था। नाश्ता करने के बाद वो काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी लियू रुयान उसके पास आई और उसे एक छोटा सा लौकी जैसा पात्र थमा दिया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है? जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक छोटा सा भूत बैठा हुआ था। काली आंखें, बिना सफेदी के, गाल हल्के लाल और रोता हुआ। लियू रुयान ने शांत स्वर में बताया, इसे अभी पुनर्जन्म से पहले गिनती पूरी करनी है। फिर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, इसे साथ ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। खतरा हो तो इसे बाहर फेंक देना। उसने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, तुम अकेले ठीक रहोगी? वो हल्के आत्मविश्वास से मुस्कुराई, हाँ, मैंने सब सीख लिया है, आधुनिक चीजें चलाना, आग से बचना। फिर अचानक वो थोड़ी शर्माई और धीमे से बोली, और तुम्हें खुश कैसे करना है? ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो मुस्कुराई और बोली, काम पर अच्छे से जाना, डाई डाई। उसकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि उसका दिल अनायास ही तेज धड़कने लगा। ऑफिस जाते समय लिफ्ट में उसकी मुलाकात अपनी बॉस शेन बिंग बिंग से हुई। वो पहले उसकी सीनियर रह चुकी थी, स्वभाव से शांत, लेकिन असल में एक साधक, एक ताओवादी। उसने उसे ध्यान से देखा और पूछा, हाल ही में कुछ अजीब हुआ है क्या? फिर बोली, मैंने जो ताबीज़ तुम्हें दिया था उसका असर कमज़ोर हो रहा है, मैं नया दे दूंगी। उसने विनम्रता से धन्यवाद दिया, लेकिन सिर हिलाकर कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी समस्या का हल मिल गया है। शेन बिंग बिंग थोड़ी चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस हल्के से कहा, अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। उसके जाने के बाद उसे हल्का सा अजीब लगा, जैसे वो नाराज हो गई हो। तभी उसके कंधे पर बैठा छोटा भूत धीरे से बोला, वो लड़की तुम में दिलचस्पी रखती है। वो तुरंत झुंझलाकर बोला, बकवास मत कर। लेकिन भूत ने गंभीर होकर कहा, उसका मन शांत नहीं है, हालांकि उसकी साधना मजबूत है। उसने बात घुमाते हुए पूछा, और लियू रुयान? भूत ने अजीब सा चेहरा बनाया, जैसे दोनों की तुलना करना ही बेकार हो। सोमवार वैसे ही भारी होता है। दिन भर के काम के बाद वो थक चुका था। शाम होते होते ऑफिस लगभग खाली हो गया और तभी पूरे ऑफिस में अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी, ढोल, नगाड़े, पटाखों जैसी आवाजें, और उनके बीच एक डरावनी बालगीत जैसी धुन। वो सन्न रह गया, ये आधुनिक ऑफिस में क्या हो रहा है? फिर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। सुनहरे फर्श पर छोटे छोटे लाल बिंदुओं वाले कागजी इंसान दिखाई दिए। वे एक पालकी उठाए उसकी ओर दौड़ते आ रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते, उनका आकार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वे उसके सामने खड़े थे। उनकी लाल आंखें बाहर निकली हुई थीं और एक अजीब खुरदरी आवाज में उन्होंने पूछा, क्या तुम दूल्हे हो? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस जैसे रुक गई, कानों में सीटी बजने लगी। तभी उसके कंधे पर बैठा छोटा भूत अचानक घबराकर चिल्लाया, उसे मार दिया तो मैं बच जाऊंगा। और बिना चेतावनी के उसने एक कागजी आदमी को लात मारकर गिरा दिया। बस फिर क्या था, वो बिना एक पल गवाए भाग खड़ा हुआ। भूत भी उसके साथ भागते हुए बोला, उस पालकी में जो है वो इस इलाके का सबसे खतरनाक अस्तित्व है। तुम्हें देखकर सबको ऐसा लगता है जैसे उन्हें स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। भागते भागते उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, तो क्या मैं कोई भिक्षु जैसा हूँ जिसे सब खाना चाहते हैं? ये सोचकर उसके कदम और तेज हो गए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, उसके पीछे अनगिनत लाल धागे फैलते जा रहे थे और ये साफ था, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बट वे लाल धागे उसके पीछे तेजी से फैलते जा रहे थे, जैसे अगले ही पल उसके शरीर को चीरकर अंदर घुस जाएंगे। वो भागते भागते अचानक किसी से टकरा गया। उसका शरीर एक औरत के मुलायम पैरों से जा टकराया और उसी पल उसके शरीर पर पहनी चांदी की सजावट झंझना उठी। वो औरत जैसे इस टकराव से जरा भी नाराज नहीं हुई, बल्कि हल्का सी मुस्कान के साथ उसने उसकी कमर थाम ली। वो लियू रुयान थी। उसी पल पीछे से वे लाल धागे बिजली की तरह उसकी ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे अचानक मुड़ गए और चुपचाप पीछे हट गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डर गए हों। भाग क्यों रहे थे? लियू रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। फिर उसने अपनी हथेली खोली और उसमें एक हल्की बैंगनी भूतिया आग जल उठी। वो पीछे मुड़ा, बैंगनी आग हवा में लहराती हुई गई और पलक झपकते ही उस पालकी को पूरी तरह निगल गई। तभी उस जली हुई पालकी के अंदर से एक कागजी आदमी हकलाते हुए बाहर कूदा। वो सीधा लियू रुयान के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और सिर झुका लिया। ये दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। उसके कंधे पर बैठा छोटा भूत भी भड़क गया। ये मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकला और वो उसे थप्पड़ मारने लगा, लेकिन लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं।
उसकी नज़र सिर्फ उसी पर टिकी थी। थोड़ी शिकायत, थोड़ी नाराज़गी। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी शराब तैयार की थी, वो धीमे स्वर में बोली। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन बीच में ये सब आ गया। उसने हल्के से अपने होंठों को चाटा और ठंडी आवाज़ में कहा, कितना बेकार समय था। लियू रुयान मुस्कुराई। उसने अपनी उंगली घुमाई और पलक झपकते ही उसके कपड़े बदल गए। अब वो काले लंबे वस्त्र में था, हाथों में चांदी के कंगन, शरीर पर पारंपरिक डिजाइन उभर आए थे। लियू रुयान की आंखों में चमक उभरी। तुम पर बहुत जंच रहा है, डाई माओ। अगले दिन वो जानबूझकर थोड़ा जल्दी ऑफिस से निकला। उसे पता था लियो रुयान उसे लेने आने वाली है। वो रुक गया। लियो रुयान के चारों तरफ कुछ लड़के खड़े थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे किसी कहानी की नायिका हो, लेकिन उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे खड़े लड़के हैरान रह गए। अरे, ये तो किसी की गर्लफ्रेंड निकली। वो हल्का मुस्कुराया। मेरी है। तभी उसकी सीनियर शैन बिंगबिंग भी बाहर आ गई। जैसे ही उसकी नज़र लियू रुयान पर पड़ी, उसकी शांत मुद्रा टूट गई। वो गंभीर हो गई। वो तुम्हारी दोस्त है? फिर उसने ध्यान से देखा और धीमे भारी स्वर में बोली, ज़ॉम्बी रानी लियू रुयान। उस पल लियू रुयान की मुस्कान हल्की ठंडी हो गई। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वो तुरंत बीच में आ गया। सीनियर, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसने मेरी मदद ही की है। उसकी बात सुनकर लियू रुयान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब तक आपने मेरे डाइमाओ का ख्याल रखा, धन्यवाद। मौका मिला तो मैं भी एहसान चुकाऊंगी। शेन बिंगबिंग ने उनके जुड़े हुए हाथों को देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर कभी मुश्किल में हो तो मुझे बताना। वो बस चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। उसके जाने के बाद उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। तभी लियू रुयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे से पूछा, क्या तुम्हें वो पसंद है? उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बस वो कभी कभी मदद करती है। लियू रुयान ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सोचने का भाव था। फिर उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। घर लौटने के बाद उसने उसे बताया कि कंपनी ट्रिप पर जा रही है और वो उसे साथ ले जाना चाहता है। लियू रुयान ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। जगह का नाम था शेन लियू टाउन, एक पुरानी राजधानी, रहस्यों से भरी हुई। ट्रिप वाले दिन लियू रुयान उसका कंधा पकड़कर बैठी थी। वो पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थी। उसने चिंता से पूछा तो वो हल्के से बोली, अब ठीक हूँ। उसने उसे कंबल ओढ़ा दिया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास से ठंडी सांस ली हो। उसने मुड़कर देखा। शैन बिंगबिंग अपनी आंखें बंद किए शांत बैठी थी। गांव पहुंचने पर एक बुजुर्ग आदमी ने जैसे ही लियू रुयान को देखा, वो तुरंत झुककर प्रणाम करने लगा, लेकिन लियू रुयान ने तुरंत उसे उठाया। हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपने किसी और को समझ लिया है। लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये कोई भूल नहीं हो सकती। उनके घर में तो पीढ़ियों से उसी देवी की मूर्ति की पूजा होती आई है। इतना कहकर वो लगभग जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाने लगा, मानो सच साबित किए बिना चैन नहीं मिलेगा। रास्ते भर वो बिना रुके बोलता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब श्रद्धा और डर मिला हुआ था। उसने बताया कि सैकड़ों साल पहले ये पूरा इलाका एक विशाल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन उस समय का सम्राट बेहद कमजोर और मूर्ख था। आसपास के कबीले बार बार उस पर हमला करते, उसका अपमान करते, और वो कुछ भी नहीं कर पाता था। उसी दौर में एक असाधारण स्त्री सामने आई, शाओ यू। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, बल्कि युद्ध की जीवित मिसाल थी। उसने सीमाओं की रक्षा की, हर युद्ध में विजय हासिल की, और धीरे धीरे जनता के बीच उस युग की महिला सम्राट के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन जितनी उसकी ख्याति बढ़ती गई, उतना ही असली सम्राट उसके नाम से डरने लगा। उसे लगा कि ये औरत एक दिन उसकी गद्दी छीन लेगी, और फिर उसने वही किया जो कमजोर शासक करते हैं, चाल चली। एक शाही फरमान जारी हुआ और उसे राजधानी बुलाया गया। वहां उसे देशद्रोह का झूठा आरोप देकर ऐसी सजा दी गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती था। और अचानक जैसे समय ठहर गया, इसकी आंखों के सामने कुछ बिखरी हुई तस्वीरें चमकी। कोई साफ याद नहीं, लेकिन एहसास इतना गहरा था कि उसका दिल कस कर सिकुड़ गया, जैसे किसी ने उसे भीतर से मरोड़ दिया हो। सांस भारी हो गई। उसी पल लियू रुयान उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। ए माँ, तुम ठीक हो? उसने जैसे खुद को संभाला, हल्का सा सिर हिलाया और बोला कि बस सोच रहा था, एक लड़की होकर उसने इतना दर्द कैसे सहा होगा। लियू रुयान ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत शांत, लगभग ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो, असल में दर्द उतना नहीं होता, बस एक पल की बात होती है। उसकी आवाज में अजीब सच्चाई थी, जैसे वो ये सब जानती हो। दोपहर तक कंपनी के सभी लोग गांव के बाहर एक विशाल पेड़ के आगस नीचे इकट्ठा हो गए। खाना बांटा गया, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उस माहौल में भी एक अनजाना भारीपन था। कंपनी के मालिक की बेटी, जो इस पूरे ट्रिप की आयोजक थी, उत्साहित होकर बोली कि दोपहर के बाद वो उस जगह जाना चाहती हो जहां उस महिला योद्धा को मारा गया था। स्थानीय स्तर औरत जो उन्हें यहाँ लाई थी, बार बार मना कर रही थी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह जगह ठीक नहीं है, वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लोग वापस नहीं आते। लेकिन उस लड़की ने उसकी एक नहीं सुनी।
उसके लिए यह सब एक रोमांच था। पैसे और जिद दोनों उसके साथ थे। किसी ने बताया कि शेनबिंगबिंग की संस्था पर भी उसी परिवार का कर्ज है, इसलिए सीनियर खुद भी वहां जाएंगी ताकि सुरक्षा बनी रहे। ये सुनकर उसके मन में एक ही ख्याल आया, ये लोग खुद मौत को बुला रहे हैं। दोपहर की धूप तेज होती जा रही थी, लेकिन लियू रुयान का शरीर हमेशा की तरह ठंडा था। वह उसके पास बैठा था और अनजाने में उसे गले लगा लिया। वह ठंडक अजीब तरह से सुकून देने वाली थी, जैसे किसी गहरे शांत पानी में डूब जाना। और तभी सपना शुरू हुआ। वो घोड़े से उतरी और उसकी ओर बढ़ी। वो अनजाने डर से पीछे हट गया। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि आजकल राजधानी के अमीर लोग गरीबों को शिकार बनाते हैं, उन्हें जंगल में दौड़ाते हैं और फिर तीर से मार देते हैं। उसने उसके घायल पैर की ओर देखा और पूछा, उसका घर कहाँ है? वो उसे वहां तक छोड़ देगी। उसकी चाल में एक सच्ची वीरता थी। वो किसी दिखावटी योद्धा जैसी नहीं, बल्कि युद्ध से निकली हुई असली ताकत लग रही थी। वो उसे घोड़े पर बैठाकर धीरे धीरे उसके घर तक ले गई ताकि वो डर न जाए। घर पहुंचने पर उसने पूछा कि वो इतना कमजोर इंसान होकर इस सुनसान जगह पर क्यों रहता है। उसने बताया कि उसका पिता शिकारी था और अब वो नहीं रहा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने जड़ी बूटियां पीसी, उसके घाव पर लगाई और बिना कुछ कहे पट्टी बांध दी। जब वो जाने लगी तो उसने हिम्मत करके उसे पानी के लिए रोका। वो हल्का मुस्कुराई। उसे लगा था कि वो उससे डरता है। उस दिन के बाद वो कई बार आई। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। उसने बताया कि वो राजधानी में अधिकारी बनने जा रही है, लेकिन समय मिलने पर शिकार के बहाने यहाँ आती है। उसने हंसते हुए कहा कि उसके गांव में अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उसे गीत सुनाती है और अपने हाथों से फूलों का हार बनाकर देती है। गर्मी के वो दिन उसके जीवन के सबसे खुशहाल दिन बन गए। लेकिन हर कहानी की तरह ये भी ज्यादा समय तक नहीं चली। एक दिन वो भारी कवच में आई। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था। उसने कहा उसे युद्ध पर जाना है। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने धीरे से कहा कि वो प्रार्थना करेगी कि वो सुरक्षित रहे। फिर वो चली गई। समय बीतता गया। वो एक महान योद्धा बन गई। हर युद्ध जीतती रही। वो दूर से पत्र भेजती रही, लेकिन कई पत्र कभी पहुंचे ही नहीं। वो हर रात जागता, इंतजार करता, चिंता करता। कई साल बाद एक दिन एक औरत उसके दरवाजे पर आई, थकी हुई, धूल और रेत पूरी शीत से ढकी हुई। उसने पानी मांगा। उसने उससे पूछा, सीमा पर क्या हाल है और लियू रुयान कैसी है? औरत मुस्कुराई और पूछा, क्या वो उसका प्रेमी है? उसने बिना झिझक कहा, हाँ। उस जवाब के साथ ही उस औरत का चेहरा जम गया। उसका शरीर कांपने लगा। कुछ देर बाद उसने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। वो समझ नहीं पाया, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ वो गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सैनिक आए थे। शाही फरमान सुनाया गया, लियू रुयान देशद्रोही है और उसे सजा दी जाएगी। सभी को देखने के लिए बुलाया गया है। उसके हाथ से सब कुछ गिर गया। वो पागलों की तरह भागा। घंटों दौड़ने के बाद शहर पहुंचा और वहां उसने उसे देखा। लियू रुयान। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा काला पड़ चुका था, शरीर कमजोर था। उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस औरत की थी जो पानी मांगने आई थी। वो सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा उसने सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे उसी पर टिक गई। उसने हल्की मुस्कान दी, सूखे होंठ हिले। मत रो, बस इतना। और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुनिया धुंधली हो गई। उसने अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी सिसकियां कोई सुन न सके। उसकी मौत के बाद वो लंबे समय तक उसके शरीर के टुकड़े ढूंढता रहा। जंगलों में, पत्थरों के बीच, खून और मिट्टी में वो हर टुकड़ा जोड़ता गया। जंगली जानवरों को भगाया, अपने हाथों से उन्हें हटाया, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ली उसके सीने का एक हिस्सा कभी नहीं मिला, कहीं भी नहीं। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं, लेकिन उसे यह भी एहसास नहीं था कि ये खून उसका अपना है या उसका।